Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will discuss the PED CNS system. अब PEDS के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं और इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमसे वही कवर करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट द CNS. अब CNS के अंदर क्या आता है? ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है. और ये क्या कर रहे होते हैं? आपकी बॉडी के फंक्शन, मूवमेंट, सेंसेशन, थॉट, बिहेवियर, ऑटोनॉमिक रेगुलेशन, ये सब कुछ कंट्रोल हो रहा होता है, ठीक है. अब पीडियाट्रिक्स के अंदर अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को CNS डिसऑर्डर हो जाती है तो उसके डेवलपमेंटल डिलेज होंगे, सीजर्स आएंगे, अल्टर कॉन्शियसनेस हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो सकते हैं. नाउ यू नीड टू नो व्हाट इज़ द मेनिंजाइटिस. अब मेनिंजाइटिस के ऑथ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द मेडिसिन और द पीड्स टू. Okay, so what is the meningitis? It's the inflammation of the membranes surrounding the brain and the spinal cord. कौन सी होती है? वही रेटिनॉइड, पाया और ड्यूरामेटर, ठीक है. वो मेम्ब्रेन्स जो कि अगर उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड कर रही होती हैं, उसके अंदर ड्यूरा, रेटिनॉइड और पायामेटर आ जाते हैं. उसके अंदर मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म मेनिंजाइटिस इन द चिल्ड्रन ऑर्गेनिज्म से होता है. अब जैसे न्यू नेट्स जो है ना वो 3 महीने तक होंगे. अब इसमें ये सारे याद नहीं रहते हैं. मैं आपको इसका निमोनिक बताती हूँ कि आपने इसको कैसे याद रखना है. आपने इसको याद रखना है बेल से, BEL. अब बी से बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई है, ई से इकोलाई और एल से लिस्टेरिया, ठीक है. और जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं ये लो बर्थ वेट बेबीज़ के अंदर जिसमें प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स होती है उसमें ज़्यादा कॉमन होता है. तो न्यू नेट से 3 महीने तक आपने बेल याद रखना है और 1 महीने से 6 साल तक आपने याद रखना है NSH याद रख लो या फिर HSN याद रख लो. नज़ेरिया मेनिंजाइटिस है और दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है और तीसरा जो है वो H इन्फ्लुएंजा है, ठीक है. अब इसके अंदर से H इन्फ्लुएंजा को निकाल देना. जो बाकी 2 बचते हैं वो ग्रेटर दैन 6 ईयर्स में होंगे. 1 मंथ. अब इसको दोबारा से देखो. न्यू नेट से 3 मंथ्स तक बेल हो गया और 6 तक 1 मंथ से 6 ईयर तक एच इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया और नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है. नीमोकोकस मेनिंजियोकोकस एच इन्फ्लुएंजा. ग्रेटर दैन 6 ईयर में आपने एच इन्फ्लुएंजा को निकाल देना. नज़ेरिया और स्ट्रेप्टोकोकाई आ जाएगा. मेनिंजाइटिस इन द चिल्ड्रन. अब इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं? अब इसमें हम लंबर पंक्चर लेते हैं. अब आपने ये देखना होता है कि लंबर पंक्चर कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में है, किस में आपने नहीं करना ना. जिसमें फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस आ रहे हो या फिर पैपिलोएडीमा हो या फिर फोंटेनेले की बल्जिंग हुई भी हो, ठीक है. DIC साइंस ऑफ द सेरिब्रल हर्निएशन. अब फॉर द पेशेंट विद द मेनिंजियोकोकल सेप्टिसीमिया. अब इसमें याद रखना है कि किसके अंदर लंबर पंक्चर आपने अगर तो सेप्टिसीमिया, मेनिंजियोकोकल सेप्टिसीमिया होगा तो आपने नहीं करना लंबर पंक्चर. ब्लड कल्चर करते हो या फिर PCR, क्या करना है आपने? लंबर पंक्चर नहीं करना, ब्लड कल्चर या फिर PCR लोगे. नेक्स्ट फिर इसको मैनेज कैसे करना होता है? अगर बच्चा 3 महीने से कम का है तो आप अमोक्सिसिलिन और सेफ्ट्राक्सोन दोगे, जिस सेफ्रोटेक्साइम, ठीक है, जो सेफ्ट्राक्सोन भी दे सकते हो. लेकिन 3 महीने से ज़्यादा तो पेंसिलिन नहीं देनी, सिर्फ सेफ्ट्राक्सोन देना है. अब इसके अकॉर्डिंग आपने स्टेरॉइड याद रखना है. अब इसमें स्टेरॉइड जो है ये यंगर देन 3 मंथ्स में देते हैं, ठीक है. और डेक्सामेथासोन शुड बी कंसीडर इफ द. अब डेक्सामेथासोन हम तब कंसीडर कर रहे होते हैं जब आपको कोई लंबर पंक्चर के अंदर जैसे फ्रेंकली पुरुलेंट पस मिलती है, ठीक है. फ्रेंकली जो पुरुलेंट पस होती है इसके अंदर क्या होगा कि ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि आपको थिक क्लाउडी पस लाइक नज़र आएगा जिसके अंदर इंडिकेट करेगा स्वेयर बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस है. अब इसको कैसे एक्सप्लेन करना है? नॉर्मली CSF बिल्कुल क्लियर होता है. व्हेन इट बिकम, जब ये फ्रेंकली पुरुलेंट हो जाएगा इट मीन्स देयर इज़ अ हाई नंबर ऑफ द, मतलब WBCs होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज वगैरह, न्यूट्रोफिल्स जो कि फ्लूइड को विजिबल बना देंगे पस लाइक. अब इसकी कॉमन कॉजेज वही सारी हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, नज़ेरिया, बीटा स्ट्रेप्टोकोकाइस एंड H इन्फ्लुएंजा. CNS फाइंडिंग्स के अंदर आपको CSF जो है वो क्लाउडी मिलेगा, पुरुलेंट मिलेगा. WBC जिसके अंदर हाई होते हैं जिसमें प्रीडोमिनेंटली न्यूट्रोफिल्स होते हैं. अब इसमें ग्लूकोज, जो बैक्टीरियाज होते हैं ना वो ग्लूकोज को यूज़ करते हैं, इससे ब्लड में कम हो जाता है, प्रोटीन ज़्यादा हो जाती है. ग्राम स्ट्रेन और कल्चर जो होता है वो पॉजिटिव आता है फॉर द बैक्टीरिया. अब आपने CSF में देखा अगर वाइट ब्लड सेल्स 1000 पर माइक्रोलीटर ज़्यादा है, ठीक है, विद द प्रोटीन कंसनट्रेशन ग्रेटर दैन 1 लीटर, तो इसमें आपको पता चल जाएगा बैक्टीरियल है. अब आपने अगर इसमें फिर शॉक वगैरह हो गया तो आप उसको फ्लूइड देके ट्रीट करते हो, मोस्टली कोलॉइड दोगे. आपने दूसरा अगर रेस्पिरेटरी इंपेयरमेंट है, सेरिब्रल मॉनिटरिंग के लिए आपने मैकेनिकल वेंटिलेशन देनी होती है. पब्लिक हेल्थ नोटिफिकेशन एंड एंटी बायोटिक प्रोफाइलेक्सिस का कॉन्टेक्ट सिप्रो इज़ नाउ प्रेफर. अब आपने याद रखना है कि मोस्टली ना हम ज़्यादातर रेफेम्पसिन देते थे लेकिन अगर जो बच्चों के अंदर, लेकिन अब कॉन्टेक्ट्स की सूरत में जो प्रोफाइलेक्सी के लिए हमने कॉन्टेक्ट से CC याद रख लो, सिप्रोफ्लोक्सासिन देंगे. ओके. अब इसमें भी देखो मेनिंजाइटिस को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन को मेनिंजाइटिस बोलते हैं. न्यूबॉर्न के अंदर बेल निमोनिक याद रखते हैं. चिल्ड्रन टीन के अंदर SNH याद रख लो और फिर बड़ों के अंदर H इन्फ्लुएंजा निकाल देंगे और SN आ जाएगा, ठीक है. और नेक्स्ट फिर अब मेनिंजाइटिस के क्या इफ़ेक्ट आते हैं बच्चों के अंदर? फीवर हो सकता है, स्टिफनेक हो सकती है, आर्किंग ऑफ द बैक हो सकती है, पिन पिक रैश हो सकता है, कोल्ड हैंड, रिफ्यूजिंग टू फीड, शिवरिंग वगैरह हो सकती है.
नेक्स्ट पे इसमें टेंस और बर्जिंग, हाई टेम्परेचर है, वेरी स्लीपी, ब्रीदिंग फास्ट, एक्सट्रीमली शिवरिंग, पिन प्रिक है, सम टाइम डायरिया हो सकता है, ग्रंटिंग साउंड हो सकती है। इसमें भी स्वेयर हेडेक है, मसल टोन, स्टिफनेस, पोटोफोबिया, रेड पर्पल रैश, गेस्टिक, नोजिया, वॉमिटिंग, कोल्ड हैंड फीट। क्लासिकल ट्राइड इसमें क्या होगा कि हाई ग्रेड फीवर होता है, नेक का रिजिडिटी होती है और मेंटल स्टेटस अल्टर होता है। नेक रिजिडिटी, हाई फीवर, अल्टर मेंटल स्टेटस। ओके, अब इसमें सिम्टम ऑफ मेनिंजाइटिस के अंदर सेंट्रल में हेडेक आ जाता है, ईयर्स में फोनोफोबिया आ गया, फोटोफोबिया, स्टिफनेस, हाई फीवर और दूसरा इसमें रैश हो सकता है, पटी क्या है। नेक्स्ट फिर ये टेबल भी एज सेम वही है, इसको एज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा देख लो। 1 मंथ से कोई बेल याद रखोगे, फिर भी बेल है। और 3 मंथ से 3 ईयर्स तक आ गया वो NSH GBS भी आ सकता है। 3 to 10 ईयर जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और मेनिंजाइटिस है। और 10 ईयर से 19 ईयर में नाइजेरिया। नेक्स्ट पे है अब इसमें क्या 0 से 1 मंथ है तो आप एम्पेसिलिन और जेंटामाइसिन दे रहे हो, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर ग्रेटर दैन 1 मंथ है तो आप वेंकोमाइसिन प्लस सेफोटेक्साइम दोगे, एम्पेसिलिन नहीं दे रहे हम। सिर्फ 1 मंथ तक आपने एम्पेसिलिन ऐड करनी है। अब इसमें एम्पेसिलिन की डोज बताई हुई है, इसमें 200 से 400 मिलीग्राम 4 डिवाइडेड डोज में देते हैं, ये भी एसच करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नाउ विल सी द व्हाट इज़ एनकेफेलाइटिस। अब एनकेफेलाइटिस के अंदर आपने याद रखना है कि अगर तो ब्रेन के पेरेन्काइमा की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसमें मेम्ब्रेन थी, यहाँ ब्रेन के पेरेन्काइमा किसको हम एनकेफेलाइटिस बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली कॉज बाय द वेरी वायरल इन्फेक्शन, जिसके अंदर आप सिम्प्लेक्स आ जाता है। ये कैसे प्रेजेंट करेगा? फीवर, सीजर, उसमें हम नेग्लिजिबिलिटी, फीवर और दूसरा अल्टर मेंटल स्टेटस देख रहे थे। इसमें अल्टर स्टेट ऑफ द कॉन्शियसनेस है, सीजर है और वोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट और फीवर होगा, ठीक है। हाँ, इसमें भी वही है, बिलो द 15 ईयर ऑफ द एज। इसमें पॉजिटिव एजेंट जो है वो वायरल, बैक्टीरिया, फंगल, टॉक्सिन, पैरासाइट्स वगैरह हो सकते हैं। इसके फीचर्स के अंदर वही फीवर, हेडेक, साइकेट्रिक सिम्टम, सीजर्स है, वॉमिटिंग है, फोकल फीचर में एफेसिया है। इसमें एनसेफेलाइटिस में आपने ABCD याद रख सकते हो, अल्टर कॉन्शियसनेस, बिहेवियर चेंजेस, कन्वर्जन, D से ड्रॉजीनेस और E से एक्सट्रीम वीकनेस होती है। नेक्स्ट पे इसकी पैथोफिजियोलॉजी, ब्रेन पेरेन्काइमा उसमें एडिमा हो जाता है, कंजेशन, हेमरेज होंगे, नेक्रोसिस हो सकती है, न्यूरॉन्स की रीजनरेशन हो जाएगी। इसमें कंजेशन के साथ साथ इन्फिल्ट्रेशन होगी, टिश्यू नेक्रोसिस हो सकती है, माइलिन ब्रेकडाउन होगा, ग्लाइल की प्रोलिफ्रेशन होगी, इसमें वो डीमाइलिनेशन कॉज करेगा, वेस्कुलर डिस्ट्रक्शन, सेरेब्रोकॉर्टिकल इन्वॉल्वमेंट। रेबीज और हाइपर सिम्प्लेक्स में स्पेसिफिक इंक्लूएंट को आप आइडेंटिफाई करते हो, इसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस मिलेंगी फल्सिपम मेलेरियम में। अब इसको आप कैसे इन्वेस्टिगेट करते हो? इसके लिए आपने इन्वेस्टिगेशन में न्यूरो इमेजिंग MRI करवाते हो। उसमें हमने लंबर पंक्चर देखा था ना, इसमें आपने ब्रेन के इन्फ्लेमेशन को डिटेक्ट करने के लिए MRI करवाओगे। लंबर पंक्चर भी इसमें करवाएंगे, बस इसमें क्लियर होगा, WBC इसमें एलिवेट होते हैं, प्रोटीन एलिवेट होगी, लेकिन ग्लूकोज नॉर्मल होगा। अब आपने याद रखना, बैक्टीरियल जब भी होता है ना उसमें ग्लूकोज कम होता है, क्योंकि बैक्टीरिया ग्लूकोज को यूज़ करते हैं, जबकि वायरस नहीं करता, उसमें ये नॉर्मल होता है। और हाइपर सिम्प्लिक की आप जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है ना, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द HSV, आपने याद रखना कि क्या होता है? PCR। दूसरा आप EEG करवा सकते हो आप इसमें स्पाइक्स वगैरह देखने के लिए, फोकल एबनॉर्मेलिटीज़। नेक्स्ट पे इसको ब्लड टेस्ट में हम CBC, ESR, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स देखेंगे, ब्लड कल्चर अगर आपको बैक्टीरिया को इन्फेक्शन से लग रहा है। वायरस सेरोलॉजी के अंदर डिपेंडिंग ऑन द रीजन, HSV है, CMV, EBV वगैरह। लंबर पंक्चर विद एवेलुएशन ऑफ द CSF इज परफॉर्म टू डिटेक्ट द ल्यूकोसाइटोसिस, मोनोन्यूक्लियर लियोसाइटोसिस, इंक्रीज प्रोटीन नॉर्मल, स्लाइटली लोअर ग्लूकोज। नेक्स्ट पे EG पे आपको स्लो ब्रेन वेव मिलेंगी, ठीक है। MRI डिफ्रेंशिएट करता है पोस्ट इन्फेक्शन के पोस्ट इन्फेक्शन और फ्रॉम द एक्यूट वायरल से। ब्रेन टिश्यू जो है वो बायोप्सी वो इंडिकेट करती है कि प्रेजेंस ऑफ द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पे आप इसको कैसे मैनेज करते हो? मैनेज के अंदर वायरल के अंदर आप क्या देते हो? साइक्लोवीर है, गेन साइक्लोवीर, एंटीबायोटिक्स देंगे, डायूरेटिक्स देंगे, IV साइक्लोवेट देंगे 10 से 21 डेज़ के अंदर, ठीक है। मदर हु हैव द जेनिटल हाइपर सिम्प्लेक्स मे बी ट्रीटेड विद एसाइक्लोविर ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर में देंगे टू अवॉइड द शेडिंग द वायरस टू देयर बेबीज। अब इसकी मैनेजमेंट क्या होगी? इसके अंदर आप इंट्रावेनस एसाइक्लोविर देते हो, शुड बी स्टार्टेड इन ऑल केसेज ऑफ द ससेप्टेड। क्या देंगे हम इसके अंदर? IV एसाइक्लोविर। नेक्स्ट विल सीज द फेब्राइल सीज़न। अब फेब्राइल सीज़न में आपने याद रखना है कि समटाइम फेब्राइल मतलब फीवर ज़्यादा होने की वजह से सीजर हो जाते हैं ना। अक्रिंग इन द जो है 6 मंथ से 5 ईयर तक होते हैं मोस्टली, ये 6 मंथ से 5 ईयर, दोबारा रिपीट करिए। एसोसिएट होता है विद द फीवर ग्रेटर दैन 38 डिग्री विदाउट द एविडेंस ऑफ द CNS इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो सकती है और द प्रायर हिस्ट्री ऑफ द फेब्राइल सीजन। इट इज़ द मोस्ट कॉमन सीजर डिसऑर्डर इन द चाइल्डहुड, यूजुअली बेनाइन होती है और सेल्फ लिमिटेड होती है। फेब्राइल स्टेटस एपिलेप्टिकस ग्रेटर दैन 30 मिनट विदाउट कंप्लीट रिकवरी, ठीक है। स्टेटस एपिलेप्टिकस जो सीजर्स होते हैं अगर वो 30 मिनट से ज़्यादा तो उसे हम स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं। अब इसमें इसकी मैनेजमेंट क्या होती है? रिकवरी पोजीशन चेक ABC आप करोगे। अगर सीजर जो है वो 5 मिनट के एपिसोड से ज़्यादा आ रहे हैं तो आप फ़ौरन से उसको रेक्टल डायज़ेपाम देते हो, अगर ज़्यादा है तो रेक्टल डायज़ेपाम देंगे, ठीक है।
रूल आउट कॉज करोगे मेनिंजाइटिस हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं है। अब सीज़र विदाउट द फीवर है तो आप इसमें हमेशा जब भी विदाउट फीवर के साथ सीज़र आ रहे हैं तो उसका ग्लूकोज लेवल चेक करो। हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से बच्चों को सीज़र हो रहे होते हैं। अब इसमें सीज़र एपिलेप्सी जनरलाइज होते हैं, इसमें टॉनिक क्लॉनिक मायोक्लॉनिक के टॉनिक होती हैं। फोकल के अंदर नो ये कॉन्शियस अल्टर नहीं होती, हो भी सकती है लेकिन ज़्यादातर नहीं होती। फेब्राइल के अंदर सिंपल कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। आपने ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना है, CBC इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह करवा लेते हो। नेक्स्ट पर इसमें जो फोकल सीजर होते हैं ना उसके अंदर आप अगर तो इम्पेयर कॉन्शियसनेस नहीं है तो आपने फोकल के लिए अवेयर रहना है, ठीक है। और अगर फोकल इम्पेयर हो गई है तो फिर आप उसमें वो सारे साइन देखोगे, पैराइटल है, ऑसिपिटल है, फ्रंटल है, टेम्पोरल कौन सा लोब इन्वॉल्व है, ठीक है। जनरलाइज के अंदर टॉनिक क्लॉनिक मतलब उसमें क्या होगा कि स्टिफनेस इंक्रीज हो जाती है, पोस्ट इक्टियर कन्फ्यूजन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, टंग बाइटिंग हो सकती है। टॉनिक के अंदर क्या होगा, कन्वर्जिंग सिंकपी एपिलेप्सी वगैरह हो सकती है। मायोक्लॉनिक के अंदर कोई रेपिटेटिव जर्क्स आ सकते हैं, नो लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस। टॉनिक के अंदर क्या होगा कि वो फ़ौरन से मतलब टोन ख़त्म हो जाती है, फॉल हो जाता है, ठीक है। और दूसरा फिर नॉन वाटर के अंदर एब्सेंस आ जाएंगे, इसमें 3 हर्ट्ज स्पाइक आ रही होती है और इसमें कुछ टाइम के लिए जो है वो बच्चा बिल्कुल क्या होता है कि ब्लैंक हो जाता है। ये मोस्ट जो मूवी है तारे ज़मीं पर, उसके अंदर जो बच्चे को सीजर्स होते हैं वो एब्सेंस ही होते हैं। अब इसमें सीजर डिसऑर्डर, अ सीजर इज़ अ सडन अल्टर लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस ड्यू टू द एबनॉर्मल। क्यों होते हैं सीजर? जब आपके ब्रेन की इलेक्ट्रिकल जैसे हार्ट में इरिदमिया होता है ना, बिल्कुल इसी तरह ब्रेन के अंदर अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाए तो हम उसे सीजर बोलते हैं। एपिलेप्सी के अंदर क्या होता है कि अगर 24 आवर पीरियड के अंदर 2 और मोर अनप्रोवोक्ड सीजर्स आए, स्टेटस एपिलेप्टिकस में मोर देन 5 मिनट्स, ठीक है। अब टाइप्स के अंदर जनरलाइज हो गया, फेब्राइल, फोकल, ठीक है। अब इसमें प्रिकॉशन में इन पेशेंट सेटिंग है, पेशेंट टीचिंग। अब इसमें मेडिकेशन फर्स्ट लाइन हम एंटी कन्वल अभी जिसको डिस्कस करेंगे कौन सी देनी होती है। फेब्राइल के अंदर अब फिर से उन्होंने बता दिया कि 6 मंथ से 6 ईयर ओल्ड में होता है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फीवर, ठीक है। जर्किंग मोमेंट, स्ट्रिचिंग ऑन अल्टर कॉन्शियसनेस, ये सब होंगे। अगर फेब्राइल से लास्ट इन 10 है तो फिर टर्न ब्लू हो रहा है, वॉमिटिंग है, तब आप उसको मेडिकल केयर प्रोवाइड कर सकते हो। बार बार बातें उन्होंने वही एक्सप्लेन की हुई हैं। रिस्क फैक्टर इन्फेक्शन हो सकते हैं, वैक्सीन्स वगैरह हो सकती हैं। नेक्स्ट पे फेब्राइल सीजर के कैसे सिनेरियो आएंगे। 18 month old child present to the pediatric emergency with a sudden onset of the journey clonic tonic clonic movement of the body last 5 minutes. Parents say the child was having the runny nose cough since the yesterday. On examination his weight 10, temperature उसको कितना ज़्यादा है, no seizure activity but is lethargic. Child do not have any such event. What will be most initial diagnosis? अब इसमें जर्की मूवमेंट के साथ आया था ना, तो फेब्राइल सीजर थे, उसको फीवर भी था। मोस्ट फेब्राइल सीजर भी रखा ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 जैसे उसको डेवलप हुआ, उसी भी उसने बताया कि यस्टरडे डेवलप 24 आवर के अंदर ही होता है, ठीक है। इसकी कॉज क्या हो सकती है, वायरल हो सकता है। फेब्राइल सीजर के अंदर वही ब्रीफ लास्टिंग लेस देन 5 मिनट है। मोस्ट कॉमनली जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक होते हैं, मोस्ट कॉमनली याद रखो इसे। डेविएटेड ओपन डेविएटेड आइज, इरेगुलर ब्रीदिंग, बायलेटरल जर्की मूवमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। सिंपल फेब्राइल सीजर के अंदर लो रिस्क ऑफ द एपिलेप्सी, कॉम्प्लेक्स के अंदर इसका रिस्क बढ़ जाता है। सिंपल के अंदर क्या होगा कि 15, अब फेब्राइल की भी टाइप्स हैं। सिंपल लेस देन 15 मिनट्स रहते हैं और कॉम्प्लेक्स 15 मिनट से ज़्यादा होंगे। सिंपल वाले जनरलाइज होते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले एक ही। और ये अगर वंस ये 24 आवर के अंदर एक दफ़ा होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स वाले तो होते रहते हैं। फेब्राइल के अंदर क्या डिजीज़ बनेंगी, इन्फेक्शन, इंट्राक्रेनियल हैमरेज, हाइपोग्लाइसीमिया, इडियोपैथिक एपिलेप्सी है। फेब्राइल सीजन के अंदर एयर वे ब्रीदिंग, वही ABCD, ऑक्सीजन, GCS मॉनिटर करोगे। सीजन मैनेजमेंट में आप IV डायज़ेपाम, मिडाज़ोलम दे सकते हो। अगर तो नीडिड होगा तो फिर आप लेविट्रेस्टिम दोगे। फीवर मैनेजमेंट के लिए आप स्पंजिंग करते हो या फिर पैरासिटामोल। लॉन्ग टर्म के लिए फीवर को कंट्रोल करना है। सीजन मैनेजमेंट अगर होम पे कर रहे हो तो पहले रेक्टल दोगे, बाद में फिर ऑरली ड्यूरिंग द फेब्राइल एपिसोड, फिनोबार्बिटल टिल द 5 ईयर ऑफ द एज। ओके, स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है, अगर तो जनरलाइज सीजर और ऑफ द टॉनिक क्लोनिक लास्टिंग 30 मिनट्स और लॉन्गर विदाउट इंटरवेनिंग रिटर्न ऑफ द कॉन्शियसनेस और एन एपिलेप्टिक्स विच इज सो प्रोलॉन्ग, ठीक है। अब इसकी क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं बच्चों के अंदर, जैसे एक स्कीमिक कैफ्लोपैथी होगी, इन्फेक्शन, मेटाबॉलिज्म, ओके। और फिर कंजेनिटल या फिर पेरोडॉक्सिन की डेफिशिएंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कॉज कर सकता है, ठीक है। चाइल्ड के अंदर इन्फेक्शन हो सकते हैं, फेब्राइल, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, ट्रॉमा, एपिलेप्सी। अब इसको कैसे मैनेज करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो फॉर एग्जांपल स्टेज 1 है, 30 मिनट्स ही कम है ना, तो इसमें आपने पेशेंट को इसमें IV लोराज़ेपम देते हो, मिडाज़ोलम दोगे और डायज़ेपम, वही जिसके बेंजोडाज़ेपिन के ग्रुप जो है, लोराज़ेपम, मिडाज़ोलम और फिर रेक्टल डायज़ेपम। देखो IV के अंदर लोराज़ी, बक्कल में मिडाज़ोलम है और रेक्टल जो है वो डायज़ेपम है। फिर स्टेप 2 के अंदर जैसे 30 से 120 मिनट्स तो है, तो इसके अंदर आप फेनिटोइन, फिनोबार्बिटोल और वेलप्रोइड, फेनिटोइन आपने ऐड किया, ठीक है।
और फिर मोर देन 120 मिनट है तो फिर आप उसको जैसे एनेस्थीसिया वगैरह देते हैं, प्रोपोफोल, मिडाजोलम और फिनोबार्बिटल, ठीक है। प्रोपोफोल आ गया। और स्टेटस एपिक विच हैज़ कंटिन्यू और रिकरेंट, फिर इस पर आप जनरल एनेस्थीसिया दे देते हो फॉर द 24 आवर और मोर। अब इसमें इन्होंने बताया वेरेम्पर ट्राई के अकॉर्डिंग अगर मिडाजोलम IM देते हो 10 मिलीग्राम प्लस IV प्लेसिबो, ठीक है, और या फिर IV लोरेज़ेपम दे रहे हो, लोरेज़ेपम या फिर मिडाजोलम। इसमें टर्मिनेशन ऑफ क्लिनिक सीजर प्रायर टू द अराइवल टू द ER73 और नॉट स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, नो डिफरेंस इन द सीजर रिकरेंस, मोस्टली ये फिर नहीं होते रिपीट, ठीक है। अब इन्होंने उसी को दोबारा से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको एक बार बस सुपरफिशियली देख लेते हैं। ABCD प्रोटोकॉल के थ्रू आपने 0 से 5 मिनट तक है तो आपने क्या दिया, उसको सारा असेस किया, सब कुछ टेस्ट वगैरह करवाए, ब्लड ग्लूकोज चेक किया। 5 से 30 मिनट तक है तो आप लोराज़ेपम, डायज़ेपम, बक्कल मिडाज़ोलम दोगे, ठीक है। और फिर 30 से 60 मिनट तो फेनिटोइन, फेनोबार्बिटोल और फिर लेवेट्रेसिटम। और अगर रिफ्रैक्टरी है तो IV थायोपेंटोल, फिनोबार्बिटोल और मिडाज़ोलम, ठीक है। सेम वही चीज़ें दी हुई हैं। नेक्स्ट पे स्टेटस एपिलेप्टिकस को देखो, ABCD इनिशियल मैनेजमेंट है ऑक्सीजन बाय मास्क, मॉनिटरिंग, IV डेक्सट्रोज, अगर तो हाइपोग्लाइसीमिया, कंट्रोल ऑफ द सीजर। कैसे लेना होता है आपने, IV या तो डायज़ेपम दे रहे हो या फिर मिडाज़ोलम दोगे, फिर आपने 3 टाइम तक आप उसको रिपीट कर सकते हो। लेकिन अगर सीजर कंट्रोल नहीं हो रहे तो फिर आप इन्फ्लुएन के अंदर लेवेट्रासिटम, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटोन दे सकते हो, ठीक है, और IV सोडियम वेलप्रोएट। लेवेट्रासिटम, फेनोटोइन, फिनोबार्बिटोन, सोडियम वेलप्रोएट। अगर सीजर कंट्रोल नहीं हो रहे फिर भी तो आप IV मिडाज़ोलम जो होता है वो कंटिन्यूस इन्फ्लुएन में चला दोगे। पहले आपने क्या दिया, दोबारा से देखो, डायज़ेपम या मिडाज़ोलम, ठीक है, और फिर रिपीट किया, उसे 3 डोज दिया। अगर नहीं कंट्रोल हो रहा तो फिर लेवेट्रासिटम, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटोन, सोडियम वेलप्रोएट। और अगर नहीं है, इससे भी नहीं कंट्रोल है तो फिर आप कंटिन्यूस इन्फ्लुएन में चला देते हो मिडाज़ोलम को, ठीक है। उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशन ICP रेज हो सकता है, हाइपोक्सिया, हाइपरकेप्निया, हाइपोग्लाइसीमिया, इस्कीमिक ब्रेन इंजरी, हाइपोपायरेक्सिया, शॉक, एस्पिरेशन, निमोनिया और फिजिकल इंजरी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एपिलेप्सी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है इसमें से। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, स्टेटस एपिलेप्टिकस, एनकेफेलाइटिस और दूसरा मेनिंजाइटिस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।